नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मोदी सरकार के विरुद्ध कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी और इस अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार की तरफ से जब अमित शाह ने जवाब देना शुरू किया तो कांग्रेसी लगभग मुंह छुपाते हुए नजर आए। मणिपुर हिंसा पर भी गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से विपक्ष की पोल खोली वो सुनने लायक थी कि कांग्रेस के कार्यकाल में क्या हुआ था और आज वो शुद्ध राजनीति कर रही है लोगों की लाश के ऊपर, महिलाओं के अपमान के ऊपर। इस सब पर आपको एक बात याद होगी कि जब मैंने पहले भी इस विषय पर वीडियो की है, मैंने जो बिंदु उठाए थे, जिस तरह से मैंने पुराने रिकॉर्डों के आधार पर आपको यह बताया था कि मणिपुर में कांग्रेस के कार्यकाल में जवाहरलाल नेहरू से लेके अब तक, जब 2014 में मोदी सरकार आई है तब तक मणिपुर में ही खास तौर पे अगर बात करें तो जितनी बार हिंसा हुई है उसमें इस बार की जो हिंसा है, मोदी सरकार के जो कार्यकाल में हिंसा हुई है अभी जून जुलाई में 2023 में, इससे कहीं ज्यादा लोग मारे गए थे। और उस समय कांग्रेस की सरकार का कोई भी प्रधानमंत्री इस पर नहीं बोला था। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने आज जिस तरह से उन डाटा को रखा, इसके पहले उन्होंने एक शब्द भी बोला कि ये जो वीडियो आई थी मानसून सत्र के कुछ घंटे पहले, इसको लेकर के मेरे पत्रकार मित्रों ने मुझसे कहा था, इसलिए मैं इस बात को आज यहां इंडिकेट कर रहा हूं, यानी मैं इसको बोल रहा हूं, वरना मैं इस तरह के विषय पर नहीं जाता हूं। मैं जवाबदेही समझता हूं एक गृह मंत्री के तौर पर, और आपने मुझसे जवाब मांगा है तो मैं जवाब दूंगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री के नाम पर आप जिस तरह से सदन को नहीं चलने दे रहे, वो शुद्ध राजनीति है। और राहुल गांधी की भी उन्होंने पोल खोली कि जिस तरह से वो मणिपुर गए और उन्होंने राजनीति करने की कोशिश की, ये शर्मनाक थी। तो आपको एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि हम जो आप तक न्यूज़ पहुंचाते हैं, जो तथ्य मैं आप तक पहुंचाता हूं, उसके पीछे जो एक एक्सरसाइज है, सोचते हैं कि आपको सही डाटा, सही जानकारी पहुंचाई जाए। देश के गृह मंत्री ने कहीं ना कहीं हमारी जो न्यूज़ है उसको पुख्ता किया है। जो डाटा मैंने आपको वीडियो के माध्यम से मणिपुर हिंसा पर दिए थे, उस सब बात पर एक मोहर लगाई है। और मैं जो शुरू से एक मुद्दे को उठा रहा हूं, उस मुद्दे पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक तरह से अपनी मोहर लगाते हुए देश की विपक्षी पार्टी और उस साजिश का भी एक तरह से इशारा कर ही दिया है। अमित शाह जी ने यह बोला था कि अगर कहें तो मैं उन लोगों के नाम भी बता सकता हूं कि जो इस षड्यंत्र में शामिल हैं, लेकिन विपक्ष का चेहरा देखने लायक था, कोई भी एक शब्द नहीं बोला। तो इसका मतलब यह है कि अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं और उनके पास इस हिंसा में जो षड्यंत्रकारी हैं, जो लोग वीडियो को संभाल कर रखे हुए थे, वो वीडियो नहीं आने दिया गया। उसकी डेट भी बताई अमित शाह ने। ये सब जिस बात को मैं पहले दिन से उठा रहा हूं, वो सब अमित शाह जी ने जब बोला, विपक्षी पार्टियों के पास कोई जवाब नहीं था। और पूरी संसद में जो विपक्ष पिछले 20 तारीख से 20 जुलाई जब से सत्र शुरू हुआ है, हल्ला मचा रहा था, पिन ड्रॉप साइलेंट पूरी तरह संसद के अंदर था। सबको सांप सूंघ गया कि पता नहीं अब अमित शाह क्या पोल खोल देंगे। आपको बताएं, अमित शाह ने जहां एक तरफ मणिपुर हिंसा का विस्तृत जवाब दिया, कांग्रेस की पोल खोली, उन्होंने यह भी कहा कि हमने केवल मणिपुर नहीं, हमने पूरे भारत की चिंता की है। और 2014 के बाद से जो मोदी सरकार ने आतंकवाद पर लगाम लगाई है, चाहे वो नक्सली हिंसा है, उसको कंट्रोल किया है, नॉर्थ ईस्ट की समस्याओं को समाधान करने का प्रयास किया है। लेकिन इस सब के पीछे अगर कोई समस्याओं की जड़ में है तो वो कांग्रेस है। और उन्होंने जिक्र किया कश्मीर का, उन्होंने ये भी जिक्र किया कि कश्मीर की बात ये लोग करते हैं। कुछ लोगों ने हमेशा इस बात को उठाया, और जब हमने धारा 370 हटाने की बात की तो लोगों ने यह तक कह दिया कि यदि धारा 370 कश्मीर से हटाई गई तो खून की नदियां बहेंगी। उन्होंने कहा कि एक चींटी तक नहीं मरी, हमने धारा 370 हटाई और आज आतंकवाद और पत्थरबाजी बिल्कुल पूरी तरह से बंद है, कंट्रोल में है। और उसका फायदा यह है कि आज कश्मीर के अंदर टूरिज्म बढ़ा है, आज विकास वहां हो रहे हैं। उन्होंने खोला कि जिस तरह से आज ये कश्मीर की बात करते हैं, उन्होंने कोट किया कि जवाहरलाल नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उनकी एक भूल थी धारा 370, जिसकी वजह से कश्मीर के अंदर 2 निशान, 2 संविधान, 2 विधान चलते थे, वहां वो हमने खत्म कर दिया।
और धारा 370 हटाई, लेकिन जवाहरलाल नेहरू की इस भूल के कारण कश्मीर के अंदर 40,000, जी हां 40,000 लोग मारे गए। ये जिक्र किया। स्मृति ईरानी ने भी वहां पर गिरजा टिक्कू और बाकी चीजों की, और कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो नरसंहार हुआ, जो महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, उसकी भी चर्चा की थी। यानी कांग्रेस को बुरी तरह एक्सपोज करके रख दिया, और यह होना ही था, क्योंकि इस देश में जो भी समस्या है, ज्यादातर समस्या भ्रष्टाचार, नक्सलवाद, आतंकवाद, इस सब के पीछे अगर खोदने निकलोगे तो कांग्रेस निकलेगी। और यही कांग्रेस आज चीन के इशारे पर देश की संसद को नहीं चलने दे रही है। चीन ही के इशारे पर यह देश के अंदर समस्याएं खड़ी कर रही है। चीन ही के इशारे पर भारत के उद्योगपतियों को टारगेट किया जा रहा है, ताकि भारत के उद्योगपति यहां व्यापार ना करें, वो कंगाल हो जाएं और चीन की कंपनियों को फायदा पहुंचे। चीन के इशारे पर ही कुछ पत्रकार पैसे लेकर के, करोड़ों रुपया लेकर के चीन के फेवर में न्यूज बना रहे हैं। भारत के नक्शे से भी छेड़छाड़ की जा रही है। यह भी जिक्र संसद में जब खुला है तो न्यूज क्लिक का नाम आया, और आपको ध्यान में होगा अभिसार शर्मा जिसका नाम खुलकर सामने आया था। अब पोल खुलेंगी उन पत्रकारों की भी कि जो चीन के इशारे पर भारत विरोधी अभियान का हिस्सा है, और हमेशा मोदी का विरोध करते करते वो भारत का विरोध करते हैं। ये अब पोल पट्टी खुलने का समय है। वहीं आपको बता दूं, जो उन्होंने पोल खोली है वहां उन्होंने कहा कि देखिए, अभी जो कश्मीर के अंदर है 1,80,00,000 टूरिस्ट जो पिछले साल पहुंचे हैं, और 20,000 नौकरियां जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार ने दी है। वहीं उन्होंने जिक्र कर दिया कि वामपंथी आतंकवाद जो है उसके कारण 2005 से 2014 के बीच 14,000 लोग मारे गए। 14,000 बहुत बड़ा आंकड़ा है। जो आज ये विपक्षी दल हल्ला कर रहे हैं, इनको आईना दिखाने का काम किया है, एक्सपोज करने का काम किया। ये जो आज हल्ला कर रहे हैं, 150 मौतें अभी मणिपुर हिंसा में मई जून में हुई है, इसको लेकर के देश के प्रधानमंत्री से जवाब मांग रहे थे। इनको घेरते हुए उन्होंने कहा कि ये हिंसा जो हुई है देश के अंदर, पूरी लंबी फहरिस्त अमित शाह ने पढ़कर सुनाई कि देश के अंदर ऐसे ऐसे दंगे हुए हैं, ऐसी ऐसी हिंसा हुई है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी लगभग 1,500 लोग एक ही बार में मारे गए। 14 फरवरी 1983 का जिक्र उन्होंने किया कि 750 लोग मारे गए। कोई इस पर बात नहीं करता। कांग्रेस के कार्यकाल में जो हो जाए उस पर कोई बात नहीं होगी। ये विपक्षी पार्टियां जिस तरह से गठबंधन बनाकर अपना नाम INDIA रख के और उसको इंडिया इंडिया चिल्ला रहे हैं, इस पर भी मोदी सरकार में उन्होंने तुलना करते हुए इनकी पोल खोली, और उन्होंने कहा कि इन्होंने नाम जो परिवर्तन किया है उनकी मजबूरी है, क्योंकि जो इनकी सरकार थी UPA की, UPA 1, UPA 2, उसमें जो घोटाले हुए, एक एक करके उन घोटालों को खोला। 2G घोटाला, 3G घोटाला, खाद्य गारंटी घोटाला और चारा घोटाला, नेशनल हेराल्ड घोटाला, हर्षद मेहता का कांड आपको याद होगा, LIC हाउसिंग घोटाला, मधु कोड़ा घोटाला, ये सब घोटाले गिनवाए। तो उन्होंने कहा कि ये सारे घोटाले अगर जोड़ दें UPA कार्यकाल के तो 12 लाख करोड़ रुपए के घोटाले बनते हैं। और इसीलिए इनको लगता है कि UPA का नाम यदि बदलकर कुछ और रख देंगे तो इनको लोग इंडिया इंडिया समझने लगेंगे और सोचेंगे कोई नया संगठन आया है। लेकिन भारत के लोग तो जानते हैं, यदि आप किसी भेड़िए को भेड़ की खाल पहना दें तो जो पहनाते हुए देखेगा उसे तो पता है। अचानक कोई देख के जरूर सोच सकता है भेड़ आई है और वो भेड़िए के चक्कर में आ जाए, लपेटे में आ जाए। लेकिन भारत की जनता देख रही है कि जो UPA 1 था, जो UPA 2 था, और उसमें जो गठबंधन में लोग थे, कुछ अंडरग्राउंड थे, कुछ बिल्कुल खुलकर थे, वो सब वही हैं। ये मोदी का विरोध नहीं है, ये देश के विरोध में लोग उतरे हुए हैं। ये पहली बार खुलासा हुआ है देश की संसद के अंदर कि इसमें कुछ पत्रकार भी मिले हुए हैं। न्यूज क्लिक का नाम सामने आया कि चीन से करोड़ों रुपए लेकर के। तो सवाल उठता है कि अब कार्रवाई कब होगी। तो ईडी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। लोगों का कहना है, मुझे नहीं पता कि इसमें अभी तक जो है रवीश कुमार का कितना हाथ है, लेकिन अब रवीश कुमार के ऊपर भी सवाल है। वो कहते हैं कि सरकार से सवाल करना मेरा धर्म है क्योंकि मैं पत्रकार हूं। लेकिन वो मोदी सरकार पर सवाल तो उठाते हैं, लेकिन क्या पश्चिम बंगाल के अंदर सरकार नहीं है? ममता बनर्जी सरकार नहीं है पश्चिम बंगाल में? उससे कोई सवाल हिंसा पर नहीं करते। बिहार के अंदर जो हो रहा है,
पुल गिर गया वहां हवा में और एक पानी में बह गया, वहां वो सरकार नहीं है। आप सरकार से पूछने वाले पत्रकार यदि हो तो बिहार के भ्रष्टाचार पर क्यों सवाल नहीं करते? राजस्थान में बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, 6000 से अधिक रेप हो गए। राजस्थान में सरकार नहीं है, आप उनसे सवाल नहीं पूछते। तो सवाल उठता है कि आप केवल और केवल भाजपा से सवाल पूछते हो, भाजपा शासित राज्यों पर सवाल पूछते हो, नूह दंगों पर आपके आंसू छलकते हैं, लेकिन आप पश्चिम बंगाल की हिंसा पर मौन रहते हो, राजस्थान के रेप पर मौन रहते हो। ये सेलेक्टिव राजनीति तो हो सकती है, लेकिन सेलेक्टिव पत्रकारिता एक पत्रकार के लिए ठीक ही नहीं है। उसका धर्म कैसा? तो सवाल उठ रहा है, देश के अंदर मांग उठ रही है कि रवीश कुमार के भी खातों की जांच हो और इनके भी फंड की जांच हो, और इनके पीछे कौन ताकत है जो ये केवल और केवल एक सरकार को टारगेट कर रहे हैं, मोदी को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन अब पता लग रहा है कि ये रवीश कुमार ने एक शब्द गढ़ा था, गोदी मीडिया। आज पता लग रहा है कि चीन की गोदी में बैठकर जो मीडिया वाले देश विरोध कर रहे थे उनको कहते हैं गोदी मीडिया। आज पता लगा है। इसका जिक्र किया और आपको बता दूं कि मणिपुर हिंसा को लेकर के जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने खोला, उसको भी आपको समझ में आना चाहिए। उन्होंने कहा कि देखिए, जो ये सरकार है, यहां इस तरह से आपको उन्होंने खोला कि 1993 में पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। उस समय नागा कुकी संघर्ष हुआ, 750 लोग मारे गए और 43,000 लोग शरणार्थी हुए, जो आज है लगभग वही स्थिति। उन्होंने कहा 1.5 वर्ष हिंसा लगातार चली। आज की जो मोदी सरकार के टाइम की हिंसा है, 4-5 मई को जो शुरू हुई, जुलाई आते आते आपने देखा कि उसको कंट्रोल कर लिया गया। लेकिन 1993 में कांग्रेस की सरकार में लगातार मणिपुर की हिंसा 1.5 साल चली, क्योंकि ये वहां ड्रग माफिया और 2 कम्युनिटी के बीच का झगड़ा ये आज का नहीं है, जवाहरलाल नेहरू की एक गलती के कारण से है। उन्होंने जिस तरह से बर्मा के शरणार्थियों को यहां बसाने का काम किया, जिसमें चिन है, नगा हैं, कुकी हैं, उनको बसाया। ये जगह तो मैतेई समाज की है, अधिकार उनका है, लेकिन उनके अधिकार मार दिए गए। और इसके कारण से जो समझौता, जिसका जिक्र पहले भी मैंने वीडियो में किया है, कि ये जो जवाहरलाल नेहरू ने समझौता किया, उसके कारण समस्या पैदा हुई। उसी के कारण जो शरणार्थी थे उनको भारत का नागरिक ही नहीं बनाया गया, उनको एसटी का दर्जा दिया गया। 90% भूभाग में मणिपुर के अंदर उनको बसने का अधिकार दिया गया, मैतियों के हक को मारकर। इसका जिक्र आज जो है वहां किया गया। और आपको बताऊं, जो अमित शाह ने जिक्र किया, 1993 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, नगा कुकी संघर्ष हुआ, 750 लोग मारे गए, 43,000 शरणार्थी हुए। और उस समय उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर ना तो देश के प्रधानमंत्री ने सदन में जवाब दिया, ना गृह मंत्री ने जवाब दिया। और किसने दिया? वो कहते हैं एमओएस, केवल एक मिनिस्टर राजेश पायलट से जवाब दिलाया गया। इसी तरह उन्होंने कहा 1993 में दूसरी बार मैतेई और पंगल का संघर्ष हुआ। वो संघर्ष 1 साल चला, 100 लोग मारे गए। वो बोलते हैं कि लोकसभा में, केवल लोकसभा के अंदर होम मिनिस्टर ने जवाब दिया, प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोला उस पर। इसी तरह इंद्र कुमार गुजराल की सरकार थी 1997-98 में, जिक्र उन्होंने किया कि इसी तरह से कुकी का और बाकी समाज से झगड़ा हुआ, 1 साल संघर्ष चला, 350 लोग मारे गए, 350। सदन में कोई चर्चा नहीं हुई। और जो विपक्ष ने सवाल उठाया कि इस पर चर्चा होनी चाहिए कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, इस पर क्या कर रही है सरकार, कहते हैं कि वो चर्चा को ही स्थगित कर दिया, उसको खारिज कर दिया सवाल को। 2004 में मनमोहन सिंह सरकार आई। उन्होंने कहा कि मनमोहन सरकार ने एक एसआईटी का गठन बनाया, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी बनी, उसकी जांच नहीं हुई। लेकिन वो बताते हैं कि इस पे उन्होंने कहा कि 1700 लोग का एनकाउंटर हुआ, 1700 मनमोहन सिंह सरकार में, इसी असम नॉर्थ ईस्ट की जो बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कोई चर्चा नहीं हुई। और पी चिदम्बरम उस समय गृह मंत्री थे, उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। आप सोच सकते हैं
1700 लोग कितने होते हैं? 1700 लोग मारे गए। और वो जो एनकाउंटर हुए, वो बताया कि वर्दी पहनकर वो व्यक्तिगत सेना जो ड्रग माफियाओं की है, उन ड्रग माफियाओं ने ये नरसंहार किया। पैरेलल सेना बनी हुई है। इसका मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जो जॉर्ज फर्नांडिस थे, उन्होंने सदन में बोला है उस दौरान में कि 13 ऐसी सेना है जो मणिपुर में और नागालैंड में और बाकी जगह वहां नॉर्थ ईस्ट में बना रखी है उग्रवादियों ने, पैरेलल सेना। और उन्होंने जिक्र किया था जॉर्ज फर्नांडिस ने कि जिस दिन नॉर्थ ईस्ट में ये हिंसा भड़केगी, ये कश्मीर से कहीं ज्यादा, कश्मीर इसके सामने बच्चा लगेगा। ये कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ। उन्होंने कहा, आप समझ लीजिए आज जो हमसे सवाल पूछ रहे हैं, हमने क्या एक्शन लिया। उन्होंने कहा हमने चीफ सेक्रेटरी बदला, डीजीपी बदला, एडवाइजर वहां का बदला, और सीएम को जो भी हमने आदेश दिए वो निर्देश का पालन हुआ। यूपीए के कार्यकाल में इस एरिया में, मणिपुर में 5 साल तक ब्लॉकेट रहा। और यह आश्चर्यजनक सत्य सामने आया अमित शाह के द्वारा कि 5 साल तक बाकायदा वहां रास्तों को ब्लॉक किया गया, जिसके कारण इसी देश में मणिपुर में पेट्रोल की कीमत 1200 रुपए लीटर तक पहुंची। कल्पना कर सकते हैं आप, सामान पहुंचता नहीं था। कोई 1 लीटर 2 लीटर किधर से इधर से छुपा के ले जाए तो उसके मनमाने रेट लेता था वो। ये हालत हुई। और आज वहां तत्काल इस पर एक्शन लिया गया। 5, 7, 10 दिन की ब्लॉकेट हुई, उसके बाद तुरंत वहां सेना भेजी गई, बाकी चीज़ों से वो सब खुलवाया गया। और आज की डेट में जिस पर सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने कहा राहुल गांधी वहां गए और इस बात का जिक्र किया। और उन्होंने कहा कि देखिए इनको चूड़ा चांदपुर जाना था, तो किस तरह की नाटक नौटंकी की गई कि अपने साथ मीडिया वाले लेके गए और मीडिया को ले जा करके इन्होंने ऐसा प्रस्तुत करने की कोशिश की कि जैसे बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, जिसका जिक्र राहुल गांधी खुद बोल रहे हैं कि मैं एक महिला से मिला, फिर मैंने महिला को कहा, फिर उससे पूछा, वो कह रही मैं अपना सब कुछ छोड़ आई, तो मैंने कहा कुछ तो लाई होगी। इस तरह की बातें और राजनीति। तो अमित शाह जी ने बाकायदा विपक्ष की पोल खोलते हुए ये कहा कि ये राजनीति करने का समय नहीं है। देश के अंदर यदि कोई समस्या है और कोई जातीय हिंसा नहीं है, ये 2 गुट हैं जो देश की आज़ादी के बाद से ये शरणार्थी आए हैं, इनकी वजह से झगड़ा है। तो जो गलतियां पीछे हुई हैं उस पर कांग्रेस को चाहिए तो ये था कि संसद के अंदर वो माफी मांगे कि हमारी सरकारों में जो समस्याएं देश के नागरिकों को, मणिपुर के नागरिकों को हुई है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन बजाय क्षमा मांगने के वो सारे अपने गलतियों का ठीकरा मोदी सरकार पर फोड़ना चाहते हैं और मणिपुर के लोगों को भड़काना चाहते हैं कि वो सड़कों पे आए और ज्यादा हिंसा करें। और इस भ्रम फैलाने में कुछ ऐसे मीडिया चैनल और कुछ अखबार भी हैं जो चीन के इशारे पर चल रहे हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार मणिपुर के अंदर भी जो ऐसे अखबार हैं और जो चैनल हैं, जो पत्रकार हैं, उनकी भी भूमिका की जांच करे, उनके ऊपर भी कार्रवाई करे। उन्हीं को कोट करते हुए वो ड्रग माफिया कहते हैं देखो जी उन्होंने छापा है कि पहली गलती मैतेई समाज की है, जो दंगा हुआ वो मैतेई समाज ने शुरू किया, जबकि ये हकीकत नहीं है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देखिए जैसे ही कोर्ट का निर्णय आया, वो कोर्ट का निर्णय गलत था क्योंकि सरकार से सलाह नहीं ली गई, सरकार से सुरक्षा के इंतजाम पर कोई बात नहीं हुई और अचानक से आप निर्णय दे देते हो। ये बता रहा है कि बहुत बड़ा एक षड्यंत्र जिसमें कई तरह की संस्थाएं शामिल हैं, उन सब ने मिलकर मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए और मैतेई समाज को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र किया था। अब मोदी जी का भाषण जब आप सुनेंगे तो बाकी का शेष भाग आपको सुनाई देगा। ये विपक्ष मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। ये जो मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, आप मेरी बात ध्यान कर लेना कि जब मोदी जी बोलेंगे तो बाकी की चीजें वो खुलासा करेंगे। अमित शाह जी ने उनके लिए छोड़ के रखा है। ये जो विपक्षी पार्टी संसद नहीं चलने दे रही थी, मोदी जी जवाब दो, मोदी जी जवाब दो। मोदी जी जब जवाब देंगे तो ये जवाब सुनने लायक होगा। खास तौर पे मणिपुर के लोगों को सुनना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को सुनना चाहिए और देश को भी समझना चाहिए कि कांग्रेस ने किस तरह से इस देश को कमजोर किया है, देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर के किस तरह से देश में अंदर षड्यंत्र रचा है, लोगों को, कम्युनिटी को लड़ाया है, धर्म के 2 लोगों को लड़ाया है। आज मोदी जी देश की तरक्की अगर करने पे लगे हुए हैं तो चीन को प्रॉब्लम है। चीन ही के इशारे पर ये इस तरह की अराजकता, अस्थिरता फैलाना चाहते हैं।
आप और हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसी कांग्रेस को हर राज्य की सत्ता से दूर रखें। केंद्र में तो सवाल ही नहीं उठता, और मोदी जी के नेतृत्व में जब यह देश आगे बढ़ेगा तो निश्चित जानिए कि भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है। कुल मिलाकर ये एक्सपोज हो गए हैं, और अमित शाह जी का जो भाषण था अलग तरीके का, आज मैंने उनको देखा कि उन्होंने गंभीरता से, शालीनता से इस विपक्ष की पोल खोली। अब मोदी जी का भाषण सुनना बाकी रहेगा कि वो क्या नए खुलासे करते हैं। वंदे मातरम।